बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चैप्टर नंबर 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अगर कोई है तो वो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो काफ़ी दफ़ा फाइनल एग्जाम्स में आ चुका है। इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि इसको जितना ज़्यादा आपके लिए हलवा बनाया जा सके, आसान सी डेरिवेशन भी आपको इसकी कराएंगे। तो देखिए, पिछली जो हमारी वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप को। और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, स्मॉल साइज़ के जो हमारे पास छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनको हमें बड़ा करके दिखाता है। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है, मतलब उनको मैग्नीफाइड करके हमें दिखाता है। कितनी वो मैग्नीफिकेशन कर सकता है, कितना बड़ा साइज़ कर सकता है, 5 to 10 टाइम्स तक वो बड़ा साइज़ कर सकता है। मतलब किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट के साइज को 5 से 10 गुना तक बड़ा करके हमें वो दिखा सकता है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये किसी स्मॉल से ऑब्जेक्ट को, छोटा सा जो कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास हो, उसके साइज को 100 टाइम्स तक बड़ा करके दिखा सकता है। मतलब इसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है वो 100 टाइम्स होती है, मतलब 100 गुना तक होती है। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हमें 100 गुना तक ये बड़ा करके दिखा सकती है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। और कुछ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतनी अच्छी होती हैं कि वो 200 टाइम्स तक भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखा सकती है। तो कितनी बेहतरीन चीज़ है ये कंपाउंड। छोटू सा मच्छर लो, उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो, उसके साइज़ को 100 टाइम्स बड़ा करके ये आपको दिखा सकती है। ओके हो गया। अब देखते हैं कि भाई ये इसमें लगा हुआ क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि ये इतना बड़ा साइज़ कर देती है। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखिए वर्ड कंपाउंड की यूज़ हुआ है। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने जस्ट एक कन्वेक्स लेंस यूज़ किया था, इसमें हम 2 कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। इसमें हम 2 कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके जो हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसके साइज़ को मैग्नीफाइड करेंगे। ओके, इस वजह से हम इसको क्या करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कुछ ऐसी भी और अच्छी कुछ और भी से अच्छी कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, किसी में 4 लेंस लगे होते हैं, किसी में 8 लेंस तक भी लगे हुए होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें जस्ट 2 कन्वेक्स लेंस वाली कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ओके हो गया। तो whenever high magnification is required we use 2 convex lens is called a compound microscope। अब हम देखते हैं इसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को, उसके बाद हम देखते हैं इसकी वर्किंग को। वन बाय स्टेप सारी चीज़ों को इंशाल्लाह देखेंगे। इसमें हमारे पास ये जो लेंस होता है ना, ये लेंस जो होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, आई होती है, आँख होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, आँख होती है। इस वजह से इस लेंस को हम क्या कहते हैं, इस लेंस को हम कहते हैं आई पीस लेंस। इस लेंस को हम क्या कहते हैं, आई पीस लेंस। यानी कि आँख के करीब है ना, आँख के करीब है, इसको हम कहेंगे आई पीस लेंस। और ये वाला यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव लेंस हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट के साइज को हमें बड़ा करना है, उसको बड़ा करके दिखाना है, वो हम इस लेंस के करीब रखते हैं। यहाँ पर कहाँ पे, इसकी जो ये हमारे पास फोकस पॉइंट है ना, इससे थोड़ा सा पीछे हम उसको रखते हैं, थोड़ा सा पीछे रखते हैं। मान हम उसको यहाँ पर रख रहे हैं, ये चीज़। ठीक है, और इसकी हाइट को मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी हाइट है h। इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, बड़ा करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमने मैग्नीफाइड करना है। और ये क्योंकि इस लेंस के पास पड़ा हुआ है, इस वजह से हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके हो गया। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखें कि ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, अब ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ना, वो स्मॉल होती है। क्या होती है, स्मॉल। यहाँ पर ना ये जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इससे लेकर ये जो फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और ये इसकी क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक हो गया, यानी इसकी क्या है, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ। और स्मॉल फोकल लेंथ हम बनाते कैसे हैं, हम ना याद रखें कि जो थिक लेंस होगा ना, जो थिक लेंस होगा उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो छोटी होगी। जो थिन लेंस होगा ना, पतला लेंस होगा, उसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी।
उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। अब यहाँ पर देखिए, और क्यों बड़ी होगी, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास जो थिक लेंस होगा ये हमारे पास रेस को ज़्यादा बेंड करेगा और फोकस पॉइंट पर को इकट्ठा कर देगा, और ये जो है हमारे पास रेस को कम बेंड करता है और दूर जाकर जो है वो फोकस पॉइंट पर इकट्ठी होती है, इस वजह इसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, इसकी छोटी होती है। अब ये हमारे पास क्या है, आईपीएस लेंस है, और ये क्या है, ये पतला लेंस है, ये पतला लेंस होता है। और अगर पतला लेंस है, थिकनेस इसकी कम है, ये हमारे पास लार्ज फोकल लेंथ का हमने लेना है। ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल फोकल लेंथ का, आईपीएस लेंस लार्ज फोकल लेंथ का। और स्मॉल और लार्ज फोकल लेंथ बनाते कैसे हैं, अगर इसकी हमने थिकनेस ज़्यादा रखी है तो इसकी स्मॉल फोकल लेंथ है, इसकी थिकनेस कम है, पतला है, इसकी लार्ज फोकल लेंथ है। ओके हो गया। तो हमने क्या कहा, आईपीएस लेंस, आईपीएस लेंस, आईपीएस लेंस, और आईपीएस लेंस की क्या होती है, आईपीएस लेंस की लार्ज फोकल लेंथ होती है, लार्ज फोकल लेंथ होती है। और लार्ज फोकल लेंथ, इसका जो हमारे पास थिकनेस, ये हमारे पास क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ये जो आईपीएस लेंस है ये हमारे पास थिन होता है, पतला होता है, ठीक है, इस वजह से इसकी फोकल लेंथ लार्ज होती है। अभी तक के लिए इतना याद रखें। और इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद हम इसकी वर्किंग में चलते हैं, और इसमें कोई चीज़ नहीं आ रही। अब हम देखते हैं कि ये वर्किंग किस तरह से करता है। ओके हो गया। वर्किंग में इसकी हम देखते हैं। देखिए यहाँ से क्या आएगी, लाइट पास करेगी, यहाँ से लाइट ऐसे आई, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट के साइज़ को बड़ा करना है। और लाइट हमें पता है जब भी ऐसे लेंस पैरेलल उसके आ रही है, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, तो लेंस में से पास करने के बाद क्या करती हैं, बेंड कर जाती हैं, फोकस पॉइंट में से गुजरती हैं, ठीक है, बेंड करके क्या करती हैं, ऐसे फोकस पॉइंट में से गुजरी और इधर आ गई, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ से लाइट रे इसके सेंटर में से गुजरी है, ये कहीं पर भी बेंड नहीं करेगी और यहाँ पर आके मिलेगी। जब यहाँ पर आकर मिलेगी तो इसका जो हमारे पास इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर लाइट रेज मिल रही हैं, ये इसका इमेज बनेगा और बड़ा बनेगा। इसको हम कह देते हैं H1। यानी कि इस लेंस ने क्या किया, छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दिया, छोटे से ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। लेकिन ये जो हमारे पास इमेज बनी है ना, ये हमारे पास क्या है, रियल इमेज है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर लाइट रेज मिल रही है, इस वजह से रियल इमेज है। इन्वर्टेड इमेज है, उलट हो गई है, और इन लार्ज इमेज है, बड़ी भी हो गई है। और एक और चीज़ में याद रखें कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को हम FO से शो करते हैं, ठीक है, और आईपीएस लेंस की फोकल लेंथ को हम FE से शो करते हैं, ठीक है। एक बात ये भी इसमें याद रखनी है, ठीक है। तो इस लेंस ने क्या किया, उसको मैग्नीफाइड कर दिया। यहाँ तक ओके है, ओके हो गया। अब इस लेंस की कहानी, इस लेंस की कहानी क्या है, यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास इमेज आ रही है इस लेंस की वजह से, इस ऑब्जेक्ट की, वो इमेज इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इसकी फोकल लेंथ के दरमियान में आ रही है। कहीं पर फोकल लेंथ और इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के कहीं दरमियान में ये इमेज आ रही है इस ऑब्जेक्ट की जो इस लेंस ने बनाई है। लेकिन यहाँ पर अब ये लेंस क्या करेगा, इसी हमारे पास जो इमेज है इसको और ज़्यादा बड़ा कर देगा, इसी इमेज को क्या करेगा, और ज़्यादा बड़ा कर देगा। अब और ज़्यादा बड़ा कर देगा, अब इस लेंस ने क्या करना है, इसको और ज़्यादा बड़ा करना है। तो ये वाली जो इमेज है जो इस लेंस की वजह से बनी है इस ऑब्जेक्ट की, अब ये इमेज इस लेंस के लिए, आईपीएस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फिर से बता रहे हैं कि ये जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है इस लेंस की वजह से, इस ऑब्जेक्ट की, इस लेंस की वजह से ये जो इमेज बनी है इस तरफ आगे, रियल और इन्वर्टेड, ये इमेज इस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। क्यों? क्योंकि इस लेंस ने इसी को ही और ज़्यादा मैग्नीफाइड करना है। तो अब ये वाली जो इमेज है ये इस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी, बस ये याद रखना है, ओके। और फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में है। तो अब देखिए इमेज इसकी कैसे बनेगी, यहाँ से जो हमारे पास लाइट रेज आई हैं, यहाँ से ये लाइट रे आई और यहाँ से बेंड करके इधर चली गई, यहाँ से ये लाइट रे दरमियान में से गुजरेगी और बेंड करके इधर चली गई। कहाँ पर आगे जाकर मिल रही है, कहीं पर नहीं मिल रही।
यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो फोकस पॉइंट और जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके अगर दरमियान में पड़ा हुआ हो तो यहाँ से जो रेज आ रही हैं ये कहीं पर आगे जाकर नहीं मिलेंगी, और कहीं पर नहीं मिलेंगे तो इस तरफ कोई इमेज भी क्रिएट नहीं करेंगी। तो ये क्या होंगे, ये रेस ट्रेस बैक हम इसको करते हैं। यहाँ से ना इसी रेस को आप वापस इधर ले आए, यहाँ से ये और इसको इधर से ऐसे ले आए, तो हम कहेंगे कि ये जो रेज आ रही है ना ये कहीं यहाँ पर जाकर मिलेंगी। ये जो रेज आ रही हैं ये कहीं यहाँ पर जाकर मिलेंगी, ठीक है। और जब यहाँ पर आकर मिलेंगी, मैंने कहा था ना अगर इमेज यहाँ पर वो ना बने फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में हो तो उन्हीं रेस को ट्रेस बैक कर लेना है, यानी कि इमेज जो बनेगी ना वो हमारे पास इधर बनेगी, ये वाली। इसको आप नाम दे लें H2 का, इसको आप नाम क्या दे लें H2 का। इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट करके बनाऊं, ये चीज़, ठीक है। इसको हम नाम क्या दे रहे हैं H2 का। कितनी बड़ी इमेज बन गई है, छोटू सा ऑब्जेक्ट था उसकी फाइनल इमेज जो बनी है वो इतनी बड़ी बनी है। यही तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप करती है, छोटे से ऑब्जेक्ट को इतना ज़्यादा बड़ा कर देती है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम है। ओके हो गया। अच्छा, अगर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम है, यहाँ पर इसको दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर उसके बाद इसके मैथमेटिकल यानी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है। अब ये ऑब्जेक्ट है h है, इसके आगे हमने ये लेंस रखा जिसकी थिकनेस ज़्यादा है। अब इसने क्या की, इस ऑब्जेक्ट के साइज़ को बड़ा कर दिया, इसकी एक इमेज बना दी, और वो कौन सी इमेज थी, रियल थी और इन्वर्टेड थी, ठीक है। रियल और रियल मतलब इस पे जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में यहाँ पर मिली है, एक्चुअल इमेज है उसकी, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्ट हो गई है, ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे है, तो इन्वर्ट हो गई है। और अब ये जो इसकी इमेज बनी है ये हमारे पास आई पीस लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर है और उसके जो फोकस पॉइंट है उसके दरमियान में आ रही है। अब ये इमेज इस आई पीस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी क्योंकि इसने इसको बड़ा करना है। अब वो क्या होगा, यहाँ से लाइट रेज आई, ट्रेस बैक हुई। अब इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट जो इसके जो ये हमारे पास इस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, इसका जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन है वो इतनी बड़ी कर दी ये चीज़। अब ये जो हमारे पास इमेज बनी है ना, ये इस लेंस के लिए ये जो इमेज हमारे पास बनी है ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, इनलार्ज्ड इमेज है। एक्चुअल में यहाँ पर कोई लाइट रेज नहीं मिल रही, एक्चुअल में यहाँ पर कोई लाइट रेज नहीं मिल रही हैं, तो हमें बस लग रहा है ऐसा कि यहाँ पर ऐसे लाइट रेज मिल रही हैं, तो इस वजह से ये हमें एक इनलार्ज्ड इमेज मिलती है। ओके हो गया, इसलिए हम इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर लाइट रेज नहीं मिल रही, ठीक है, इस वजह से हम इसको वर्चुअल इमेज यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी डेरिवेशन शुरू, ठीक है। डेरिवेशन का फार्मूला क्या था, m इज इक्वल टू, कहाँ से शुरू करेंगे, बीटा बाई अल्फा, वो ही घिसा पिटा बीटा बाय अल्फा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले बीटा निकालेंगे, फिर हम अल्फा निकालेंगे, फिर हम उस बीटा और अल्फा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कहानी ख़त्म। तो अल्फा देखते हैं कहाँ है। आप क्या मुझे बता सकते हैं यहाँ पर अल्फा कहाँ है, अल्फा कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया था कि जो अल्फा एंगल होता है वो ऑब्जेक्ट विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, कि जो ऑब्जेक्ट एंगल फॉर्म करता है आई के साथ, आई के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं कि वो एंगल को हम कहते हैं अल्फा, और उसमें कोई लेंस इन्वॉल्व नहीं होता उसमें। फिर से मैं आपको दोबारा से रिपीट इस बात को कर रहा हूं कि जो अल्फा एंगल हम लेते हैं उसमें कोई लेंस इन्वॉल्व नहीं होता, वो हम नेकेड आई से देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सेपरेट बनाने वाले हैं क्योंकि उसमें कोई लेंस इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वही ऑब्जेक्ट है जिसको हमने बड़ा करना है। इसकी हाइट कितनी है, h है, और यहाँ पर क्या बनी है, यहाँ पर ये I है, ठीक है। क्या कोई लेंस दरमियान में है, नहीं है, और ये जो एंगल फॉर्म करेगा आई पे इसको हम कहेंगे अल्फा, और इसमें कोई लेंस इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब जब मैं इसको ऐसा नेकेड आई से देख रहा हूँ, कोई लेंस नहीं देखा, कोई माइक्रोस्कोप नहीं है, कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं है। अब ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये अल्फा है। अल्फा एक सेपरेट चीज़ है, बाहर वाली चीज़ है ये, तो ये अल्फा है, ठीक है। और हम इसको कितने डिस्टेंस पर रखते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, जहाँ पर हमें क्लैरिटी के साथ नजर आए 25 सेंटीमीटर वो होता है, जिसको हम d से शो करते हैं। तो यानी कि ये जो इसका डिस्टेंस है, ये वाला आई से लेकर ये वाला डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास d है,
ओके हो गया, ये हमारे पास क्या है, डी है। अब जब ये डी है तो यहाँ से फिर मैं tan अल्फा निकाल सकता हूँ। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर अवर बेस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अवर बेस रखेंगे तो क्या आएगा h/d। और फॉर वेरी स्मॉल एंगल, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट को हमने बड़ा करते हैं, छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हमने बड़ा करना होता है, आई के साथ बहुत ज़्यादा स्मॉल ही एंगल बनाते हैं, तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल है जो tan अल्फा होता है वो नियरली इक्वल होता है अल्फा के, और यहाँ से निकलेगा अल्फा इज इक्वल टू h/d। अल्फा निकल आया, अल्फा निकल आया। ये अब हमने बीटा को निकालना है, बीटा यहाँ से निकलेगा, बीटा यहाँ से निकलेगा। अब बीटा वो हमारे पास होता है कि जो फाइनल इमेज बना रही है आई के साथ एंगल, उसको हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। यहाँ पर जो बीटा एंगल है वो कौन सा है, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसको हम कह रहे हैं बीटा, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, बीटा कह रहे हैं। और ये हमारे पास कौन सी बन रही है ट्राइंगल, इसको मैं अब ख़राब इमेज को करने वाला हूँ, ये बन रही है जो मैं ना जस्ट किंगरे से जिस पे बना रहे हैं ना, आप इसकी बात कर रहे हैं, ये, और ये एंगल क्या है, बीटा। अब इस बीटा को हमने निकालना है, अब बीटा को निकालना है। बीटा एंगल कौन सा होता है, जो फाइनल इमेज फॉर्म करती है उसको हम बीटा कहते हैं, जो फाइनल इमेज एंगल फॉर्म करती है उसको हम बीटा कहते हैं। अब बीटा हम किसको कहते हैं, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस भी d होगा। मैंने क्या कहा था, सिंपल माइक्रोस्कोप में आप याद करें, सिंपल माइक्रोस्कोप याद करें कि ये जो इमेज होती है ना, ये जो इमेज होती है, सिंपल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है इतनी सी होती है, ऐसे हम उस पर देख रहे होते हैं, तो जो इमेज के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा होता है ना वो d होता है, 25 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका उसी तरफ इमेज बन गया, ठीक है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है ना उसी तरफ इसका इमेज बना है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका उसी तरफ इमेज बन गया है। अब हमने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये जो इमेज इसकी बनी है ना, ये हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, मतलब 25 सेंटीमीटर पे बने। ये जो आंख से इसका वो डिस्टेंस हो वो कितना हो, 25 सेंटीमीटर हो। और उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, जस्ट समझा रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैंने क्या रखा, ये ऐसे लेंस वगैरह रखे, जब मैंने ऐसे लेंस को रखा तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर फॉर एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, और ये उसके पीछे क्या बनी, यहाँ पर ये इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज है, एक और चीज़ पहले इसको समझाने से पहले एक और चीज़ आप मुझे बताएं कि क्या जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उससे मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ या मैं इसकी इमेज को देख रहा हूँ, इसी में इसका आंसर है। आप कहेंगे कि सर आप इस इमेज को देख रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, इस इमेज को देख रहे हैं उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, क्योंकि मेरा मतलब इस इमेज से है, ऑब्जेक्ट से नहीं है, ऑब्जेक्ट के इस इमेज से जो इतना बड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि ये इमेज मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आए, मैं चाहूँगा कि ये इमेज मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आए। और क्लियर कब नज़र आती है, जब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हो, मतलब 25 सेंटीमीटर दूर हो मेरी आंख से, तब ये मुझे क्लियर नज़र आएगी। तो मैं इसके एडजस्टमेंट इस तरह से करता हूँ कि ये जो इमेज है ना, इसका जो डिस्टेंस मेरी आंख से रह जाता है वो 25 सेंटीमीटर रह जाता है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, d होगा। अगर मैं इसको ना ऐसे बाहर की तरफ बनाऊँ, बाहर की तरफ बनाऊँ, तो ये हमारे पास क्या है, एक ये बना, एक ये बना, यहाँ से ये बना, ये क्या है बीटा, ये क्या है H2, और ये क्या है d है। ओके हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे पास बेस है, ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो इससे फिर मैं tan बीटा निकाल सकता हूँ, तो tan बीटा को निकालते हैं, ठीक है। यहीं पर ना मैं इसको किधर निकाल, मैं इसको इधर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे tan अल्फा निकला था, यहाँ पर tan बीटा निकालेंगे। तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा H2/d। और फॉर वेरी स्मॉल एंगल tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू H2/d। निकल आया बीटा भी, बस इतना सा काम करना था। यहाँ पर देखिए पहले मैंने अल्फा निकाला जो h/d निकला, बीटा निकाला जो H2/d निकला। अब जस्ट इसको इधर पुट करेंगे तो हमारे आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर कितनी हुई थी, सॉरी m इज इक्वल टू बीटा
बाई एल्फा, और m इज इक्वल टू बीटा कितना है h2 बाई डी, h2 बाई डी, तो इसको मैं लिखूंगा h2 बाई डी। एल्फा कितना है, एल्फा तो हमारे पास h बाई डी है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा h बाई डी, डी से क्या तो मैग्निफिकेशन आ गई h2 बाई h, डन हो गया, h2 बाई h आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई h1 कर देना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई h1, h1 से मल्टीप्लाई भी कर दें, h1 से डिवाइड भी कर दें, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, क्यों, हमने एक फार्मूला बनाने, इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं। ओके, तो क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, m इज इक्वल टू h1 बाई h इंटू h2 बाई h1, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, h1 बाई h लिख दिया, h2 बाई h1 लिख दिया, ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ से एक फार्मूला और बनने वाला है, देखिए आपने इसको गौर से देखें, इस चीज़ को क्या करें, आप गौर से देखें, अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा h1 क्या है, ये h1 है, और h क्या है, ये है, तो साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये इस लेंस के जरिए से जो मैग्निफिकेशन होगी वो नहीं निकल आई। फिर से देखिए, इस लेंस ने क्या किया था, इस छोटे से ऑब्जेक्ट को ये मैग्नीफाई करके ये इसकी इमेज बना दी थी, तो साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h1 डिवाइडेड बाय h, ये इस लेंस के जरिए से जो मैग्निफिकेशन हुई है वो नहीं निकल आई, तो इसको मैं फिर क्या लिख लूंगा, m इज इक्वल टू, इसको आप कह लें MO क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से जो मैग्निफिकेशन हुई है, डन हो गया। अच्छा, h2 बाई h1 क्या है, h2 बाई h1 क्या है, ये है हमारे पास h2, ये है हमारे पास h1, तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज है, और ये हमारे पास क्या है, इमेज का साइज है, तो साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इस लेंस ने जो मैग्निफिकेशन की है ये वो नहीं निकल आएगी, इस लेंस के जरिए से जो मैग्निफिकेशन हुई है आई पीस लेंस के जरिए से, तो फिर हमारे पास है h2 बाई h1 साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको भी फिर मैं मैग्निफिकेशन ME लिख देता हूँ कि ये मैग्निफिकेशन हुई है आई पीस लेंस की वजह से, ME MO, क्योंकि दो, एक दफ़ा यहाँ पर बड़ा हुआ है, एक दफ़ा ये यहाँ पर बड़ा हुआ है, तो जो इस लेंस ने किया है उसको हम h1 बाई h कह रहे हैं, जो इस लेंस ने किया उसको हम h2 बाई h1 कह रहे हैं, दोनों मैग्निफिकेशन आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ना, तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइड कर रहा है ना, उसका आंसर निकल आएगा। लास्ट स्टेप इसका रहेगा, लास्ट स्टेप, इसमें ना मैग्निफिकेशन इज इक्वल MO, क्या मैं साइज ऑफ इमेज M इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, I फॉर इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट Q बाई P, क्योंकि मैग्निफिकेशन के हम 3 फार्मूलाज पढ़ के आ चुके हैं, I बाई O, Q बाई P, बीटा बाई अल्फा, तो I बाई O इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का जो आंसर आएगा, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का, वही आंसर आएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P, सेम इसका भी यही आंसर आएगा। तो मैं I बाई O यानी कि h1 बाई h, इसकी जगह मैं क्या फिर लिख रहा हूँ, Q बाई P, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, Q बाई P लिख रहा हूँ। ओके हो गया। ME की जगह मैं क्या लिखूँ, ME की जगह क्या लिखूँ, ME की जगह मैं लिखूँगा, अब यहाँ पर देखिए ये जो लेंस है, ये जो लेंस है ये क्या कर रहा है, ये इसके लिए ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बनाई, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर इमेज बनाई, तो ये जो लेंस है ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला काम ही नहीं कर रहा। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता था, एक ही लेंस होता था, कन्वेक्स लेंस, और वो कन्वेक्स लेंस क्या होता था, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होता था उसी साइड पर उसकी इमेज बना देता था। तो ये हमारे पास ये पोर्शन सिंपल माइक्रोस्कोप वाला काम ही नहीं हो रहा यहाँ पर। इसको दोबारा से रिपीट करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता था कि कन्वेक्स लेंस क्या करता था, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होता था ना, उसमें भी ना हम फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में हम उसको ऑब्जेक्ट को रखते थे, तो जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होता था उसी साइड पर इमेज जो बनती थी। तो ये हमारे पास जो मैग्निफिकेशन हो रही है ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाली नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर जो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला जो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला आया था, मैं वो पुट करूँगा इस लेंस के लिए। क्यों? क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही काम हो रहा है, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर इमेज बन रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है।
तो जो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन हुई, हम कहते हैं कितनी मैग्निफिकेशन हुई है, तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला फार्मूला ना आप वो यूज़ कर लें, क्योंकि उसमें भी तो यही काम होता था, ठीक है। और वो कौन सा था, वो हमारे पास था 1 + d/f, वो हमारे पास क्या था 1 + d/f, और यहाँ पर क्या था FE, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंथ। ये हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला। अब इसमें हमें वो क्या बता रहे हैं, लास्ट में रिजल्ट कुछ इसके देख लेते हैं कि जितनी हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंथ कम होगी उतनी मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी। ये हमें ये बता रहा है, मतलब कि हम इस लेंस को जितना ज़्यादा थिक लेंगे उतनी ज़्यादा इसकी फोकल लेंथ कम होगी, उतनी मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी, उतनी मैग्निफिकेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक चीज़ तो आप इसमें ये याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने इसमें चीज़ याद रखनी है वो कौन सी है, हमारा डस्टर कहाँ पर गया, डस्टर हमारा है, डस्टर किधर है, ये हमारा कपड़ा है, क्योंकि डस्टर यहाँ पर यूज़ करता हूँ बोर्ड और ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ लास्ट पर रहेगी, उसके बाद हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। और वो चीज़ कौन सी है, वो है रिजॉल्विंग पावर, कि रिजॉल्विंग पावर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कैसे ज़्यादा करें। अक्सर मैं इसी में एक MCQs भी है, वो भी आपको बताते हैं। रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला क्या था, R = d/1.22 लैम्डा, ये था, जिसमें d क्या है, डायमीटर ऑफ लेंस, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब यहाँ पर देखें R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, R क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वेवलेंथ ऑफ लाइट के। अब रिजॉल्विंग पावर क्या होती है कि हम किसी चीज़ को कितना ज़्यादा डिस्टिंग्विशेबल बना सकते हैं, कितना ज़्यादा उसको क्लियर बना सकते हैं, कितने ज़्यादा उसके पिक्सल अच्छे कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ को हम कितनी ज़्यादा वो और ज़्यादा डिस्टिंक्टेबल हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर। अब किसी के कैमरे के रिजल्ट अच्छे होते हैं, किसी को कैमरा का रिजल्ट बुरा होता है, जिसका रिजल्ट बुरा है हम कहते हैं इसकी रिजॉल्विंग पावर कम है, जिसका रिजल्ट अच्छा है कैमरे को उसका हम कहते हैं इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, वो जो पिक्चर खींचनी हुई उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। तो रिजॉल्विंग पावर हमारे पास क्या होती है कि हम उसी चीज़ को कितना ज़्यादा और क्लियर बना सकें। तो देखिए जितना लैम्डा कम होगा उतनी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। अब लैम्डा कम किसका होता है, जो हमारे पास वाइट लाइट के वो कलर से होते हैं, उसमें जो ब्लू होता है कलर, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। तो अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ब्लू लाइट को यूज़ करें तो हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर आएगी वो क्या आएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर ऑफ लेंस के, मतलब साइज ऑफ लेंस के। तो जितना साइज ऑफ लेंस बड़ा होगा मतलब डायमीटर ज़्यादा होगा, उतनी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। मैंने कहा था ना ये लास्ट में बताऊंगा, डायमीटर इंक्रीज करने से क्या होगा, डायमीटर इंक्रीज करने से फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा तो किस चीज़ पे पड़ेगा, रिजॉल्विंग पावर पे फ़र्क पड़ जाएगा। डायमीटर इंक्रीज करने से मतलब लेंस का साइज इंक्रीज करने से। ओके हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।